उनका भाषण जिसके लिए हम सब उत्सुक हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हिंदी कवि और वक्ता राम कथा मर्मज्ञ कुमार विश्वास जी को। बचे कुचे लोगों, प्रेम बड़ी अद्भुत बीमारी है। मनुष्य से हो जाए, किसी चेहरे से हो जाए, किसी काम से हो जाए, तो वो आपसे वो करवाता है जो कोई नहीं करवा सकता। ये कोई जो तुमने ताली बजाई है, ये कोई खुशी की नहीं है। मुझे सौरभ से प्रेम है और आज उसने मुझसे वो करवाया है जो कोई भारत में नहीं करवा सकता। और वो ये कि मैं बैठकर 4 घंटे दूसरों को सुनूं। सौभाग्य से इस देश में समस्त मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री जी भी, जो भी सुनता है पिछले 20 साल से हमें ही सुनता है। लेकिन हे चमारी गांव वालों, आपने किसी अतिरिक्त गैया का दूध पिया है जो मुझ जैसे आदमी को फ्री में बुला के आपने जो 4 घंटे सुनवाया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और कैसे कैसे लोग सुना के निकल लिए। वो ब्रजेश पाठक बताओ, दोनों तरफ बांह फेंक फेंक के भाषण दिया, मुझे लगा कुछ दे के जाएगा, तो भी अपना नहीं दे के गया, पिताजी के 4 वेद दे के गया। बोले अरे भाई, उप मुख्यमंत्री है, 2-4 करोड़ रुपए दे के जाता कि मैं 2 करोड़ रुपया देता हूं, 4 करोड़ रुपया, बोले वेद ले लो। अब वो तो स्वयं में ही द्विवेदी है, तो उसके पास तो 2 तो ओरिजिनल रखे होंगे। तालियां बजाओ, अब तुम वैसे उदास बैठे हो। बोले 2 वेद मैं दे रहा हूं। और आपको ये बात सिखा गए कि कलेक्टर को इतने पैसे मिलते हैं, दरोगा को इतने मिलते हैं, और कुमार विश्वास जी को कितने मिलते हैं, मैं बताऊं क्या? और बताते बताते वो चुप हो गए। तो विकास दिव्य कीर्ति जी ने मुझसे पूछा कि भाई जी इन्होंने क्यों नहीं बताया? मैंने कहा इसको पता था, बाद में मैं बोलूंगा, मैं इसके बताऊंगा कितने इसके पास। तो नेता तो है पर समझदार है। सौरभ बहुत प्रिय है, सौरभ हृदयांश है। पत्रकारों पर मैं भरोसा करता नहीं हूं। पिछले 10, 15, 20 वर्षों में पत्रकारिता के साथ जो अनुभव हुए हैं, उनसे निजता के संबंध में मेरा भरोसा नहीं है, क्योंकि धोखे इतने मिले। लेकिन धीमे धीमे मैंने एक पत्रकार देखा जो खांटी पत्रकार है, जो इंटरव्यू लेते समय कोई शर्म लिहाज नहीं रखता, लेकिन इंटरव्यू के बाद उसके साथ भाई जैसा संबंध है, मित्र जैसा संबंध है, बड़े भाई जैसा संबंध है। उसके गांव में आया हूं, वर्षों बाद किसी गांव में आया हूं, क्योंकि अपने गांव में जाने की भी स्थिति नहीं बची है। नई ब्याहुली बहू हमारे गांव में, जो हमारे पोतों की, जो किसी दादा किसी रिश्ते में हम लगते होंगे, उनकी भी जो बहू आई है, वो भी पैर छूने कम आती है, सेल्फी लेना ज्यादा आती है कि इनके साथ सेल्फी ले लो। तो ऐसे गांव में क्या करें जाके। लेकिन पूरे गांव में जिस तरह उत्सव मना है पुस्तकालय का, ये बहुत बड़ी बात है। सौरभ और गुंजन पुस्तकालय में मिले, प्रेम हुआ, विवाह कर लिया। तब सौरभ ने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ, वो गांव के हर बच्चे के साथ होना चाहिए। लेकिन वो विश्वविद्यालय में हुआ था, यहां नहीं। लाइब्रेरी का क्या उपयोग किया जा सकता है जीवन में, चाहे निजी जीवन हो चाहे व्यावसायिक जीवन में, वो सौरभ से सीखिए। पुस्तक भी थी, गुंजन भी थी। पुस्तक से ज्ञान लेके आया, गुंजन से जीवन लेके आया। आज इसके जीवन में जो ज्ञान गुंजन है वो लाइब्रेरी की वजह से है। तो उसने लाइब्रेरी यहां पर स्थापित की। हमारे यहां कहते हैं सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, यह संस्कृति विश्ववारा है। एक नुकसान किया है टेक्नोलॉजी ने हमारे साथ। अब आजकल बात चलती है एआई की। अभी मैं एक कार्यक्रम में था, एक अखबार के प्रोग्राम में देहरादून में, तो पत्रकार महोदय ने मुझसे पूछा कि एआई के समय में बौद्धिकता पर कितना संकट है। तो मैंने कहा कि बौद्धिकता का मोटा मोटा अंग्रेजी अनुवाद इंटेलिजेंस होता है, और जितनी ज्यादा एआई बढ़ेगी, बौद्धिकता, सृजनात्मकता,
आपके अंदर की भावुक अभिव्यक्ति उतनी ही प्रासंगिक होगी, क्योंकि एआई तो स्वयं ही कह रही है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूं, यानी कि जो इंटेलिजेंस खुद ही कह रही है कि मैं आर्टिफिशियल हूं, उसका क्या महत्व है। हमारे यहाँ गाजियाबाद में, नोएडा में, दिल्ली में जब कभी शादियां होती हैं, जो सजाने वाला आता है वो पूछता है बजट में कि साहब फूल कौन से लगाऊं, आप पहचान नहीं पाओगे नकली वाले लगा दूं कि असली वाले लगा दूं। और आश्चर्य होगा कि जो नकली वाला फूल है और जो असली वाला फूल है उसकी कीमत में लगभग 20 गुना 30 गुना अंतर होता है। तो एआई और किताब से जन्मी हुई कल्पनाशील बौद्धिकता में उतना ही अंतर है जितना नकली फूल में और असली फूल की खुशबू और सुगंध में। पुस्तक खुलती है, आप पढ़ना शुरू करते हैं, उससे एक कल्पनाशीलता निर्मित होती है। पुराने समय में एक राजा था, जैसे ये कहा राजा था, आपके मन में राजा की छवि बनती है। वो अपने बड़े विशाल महल में रहता था, एक महल की इमेज बनती है। भारतीय बच्चे के लिए महल की इमेज अलग है, लंदन के बच्चे के लिए महल की इमेज अलग है, रूस के बच्चे के लिए महल की इमेज वो क्रेमलिन स्क्वायर पे दिखने वाले अलग प्रकार की टोपी वाले महल वो हैं। हम सबकी अपनी कल्पनाशीलता है, लेकिन जब आप कंप्यूटर में जाते हैं, जब आप मोबाइल में जाते हैं, तो वह आपकी कल्पनाशीलता को दरवाजे पे बिठा देता है और वो कहता है तू चुप हो जा, मैं करने वाला हूं। और यहां से आपके सृजनात्मक रूप से पंगु हो जाने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। हम जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे तो हमारे साथ कुछ दिल्ली के, बंबई के लड़के भी थे और हम देखते थे कि गणित के प्रश्न हल करते समय वो 16 पंजे को कैलकुलेटर पे काउंट करते थे और हम मास्टर जी के, राधेश्याम मास्टर जी की बैंत खाकर पहाड़े सीखे हुए लड़के थे। वो जो विशेष धुन होती है ना, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, जिसमें हाथ भी हिलता है, हम उसी प्रक्रिया में थे। और पूरी क्लास में एक बच्चा आगे वाला बोलता था और पीछे हम सब उसके साथ साथ बोलते थे। उसने हमारी स्मरण शक्ति को भी प्रांजल किया, क्योंकि हमसे भी बहुत लोग पूछते हैं ये बात, सौरभ से भी पूछते हैं और विकास जी से भी पूछते हैं। और आप देखते होंगे आपके मन में भी ये सवाल आया होगा जब मैं खड़ा हूं हम तीनों के बारे में, आपको इतना याद कैसे रहता है जी, आपको इतना याद कैसे, ये याद कैसे रहता है? ये याद रहना प्रक्रिया का हिस्सा है, बचपन से याद करना सिखाया गया है। ये 2 श्लोक है, याद करो, ये 2 कविताएं हैं, इन्हें याद करो। अब कविता याद कर ली आपने और पिताजी के कोई प्रोफेसर दोस्त आए, आप 6ठी क्लास में पढ़ते हैं, वही सबसे छोटे वाले, वो कविता सुनाओ दिनकर जी की, आप खड़े हो दिनकर जी की कविता सुना रहे हैं, आपने पूरी याद कर रखी। अब आपके पिता की प्रतिष्ठा, आपकी स्मृति, आपका परिश्रम सब दांव पर लगा हुआ है। यह स्मरण करने की परंपरा, यह कल्पनाशीलता को गढ़ने की परंपरा, यह लाइब्रेरी से आती है। यहां बैठे हुए जितने बच्चे हैं, जितने भी जवान बच्चे बैठे हैं, हमारी बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, इस कार्यक्रम का जितना योगदान हम सब ने आके किया, सौरभ ने किया, गुंजन ने किया, द्विवेदी परिवार ने किया, उसके मित्रों ने किया, इसका असली यश उस दिन मूर्तिमंत होगा जब विश्व के किसी भी कोने में ऐसे किसी प्रोग्राम में इसी लाइब्रेरी में पड़ी हुई लड़की मंच पर अध्यक्षता के लिए बैठी होगी, मुख्य अतिथि के रूप में बैठेगी, तब कार्यक्रम होगा। अन्यथा गांव में महफिल जुड़ी, सब अलग अलग उद्देश्यों से आए। कुछ लोग सौरभ के पत्रकार होने की वजह से आए, जिनमें काफी सारे नेता नगरी बैठे हुए हैं। इनको पता है, ठीक है, पत्रकार मतलब ये राहु केतु कोटि के गण, संतुष्ट रखो, इन देवताओं पर भी जल चढ़ाते चलो, पता नहीं कब क्या कहना सुनना पड़ जाए। कुछ लोग सौरभ के प्रेम के वशीभूत आए, जिनमें मैं आया, जाकिर आए, विकास भाई है। कुछ लोग सौरभ के ज्ञान, उसकी प्रतिभा और उसके प्रकर्ष के प्रति आशीर्वाद की मुद्रा में आए, जैसे भैया आए, कैलाश भैया आए, सब अलग अलग प्रकार से आए। आप क्यों आए? आप कौतुक में आए, देखिए क्या हो रहा है हमारे गांव में। कुछ लोग लाइब्रेरी गए भी। अब आप में से कितनी बच्चियां दोबारा लाइब्रेरी जाएंगी, कितनी बच्चियों को लाइब्रेरी का क्रम देखना है? और मैं किसी अहंकार में नहीं कह रहा, किसी आत्मश्लाघा में नहीं कह रहा। अंग्रेजी में एक फ्रेज है, ब्लोइंग द ट्रम्पेट बाय ओन माउथ, मैं इसमें नहीं कह रहा। मैं जब पढ़ता था अपने स्नातक के कक्षा के दौरान और स्नातकोत्तर में, तो मैं जिस विश्वविद्यालय में था, मेरठ विश्वविद्यालय में, और जिस कॉलेज से मैं संबद्ध था, एसएसवी कॉलेज से और एमएमएच से और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में, तो इतिहास के विषय की पुस्तक और साहित्य की, दोनों अंग्रेजी और हिंदी, मैं आंख बंद करके बता सकता था कि इंडियन स्कल्पचर की किताब ईबी हॉवेल की कहां पर रखी मिलेगी।
मैं बता सकता था कि राजस्थान के ऊपर रखी हुई किताब स्मिथ की कहां रखी मिलेगी, मुझे पता था कि ईश्वरी जी कहां रखे हुए हैं और बाकी लोग कहां रखे हुए हैं, क्योंकि उस लाइब्रेरी से इतनी बार गुजरे थे, इतनी बार गए थे और उन किताबों को इतनी बार पढ़कर इतनी बार वापस किया था, बार बार कंसल्ट किया था। तो यहां बैठे हुए बच्चों, दो प्रकार के लोग आपको जीवन में मिलेंगे। बुंदेलखंड का अपना इतिहास है। बुंदेलखंड जागृत प्रज्ञा की जगह है। यहां का व्यक्ति जागृत है। एक पुलिस अधिकारी यहां पर रहे थे जो सौरभ के मित्र रहे हैं, यहां आईपीएस रहे, कप्तान रहे, तो चर्चा कर रहे थे। तो मैं उनसे यह कह रहा था कि बुंदेलखंड में तो पढ़ने लिखने वालों की भी स्थिति है और हम सब की भी, कि अगर कलेक्टर साहब पूछें किसी आदमी से, पढ़ने लिखने वाले से, कि भाई साहब पद्मश्री लोगे कि रिवॉल्वर का लाइसेंस, तो आदमी कहता भाई साहब पद्मश्री छोड़ो, उसे कौन जाने, लाइसेंस दिला दो, आप तो एक रिवॉल्वर ले लें, एक बंदूक ले लेते हैं। क्योंकि खून में एक बागी तेवर है। यहां वो लोग पैदा हुए हैं जिन्होंने व्यवस्था के विपरीत बोलना और अत्याचार अन्याय के खिलाफ खड़ा होना स्वीकार किया है। चाहे वो जुझार सिंह हो, चाहे वो छत्रसाल हो, चाहे वो आलाउदल हो, चाहे हरदौल हो, चाहे वो रानी झांसी हो, सब प्रकार के लोग। और चाहे इसी गांव के पड़ोस में ही एक दलित महिला अपने अत्याचार से लड़ने के लिए बीहड़ में कूद गई और बाद में संसद तक की यात्रा प्रारंभ की हो, वो सब यहीं से पैदा हुए, सब यहीं से आए। यह जो पानी का एक तीखापन है, यह जो पानी का तेजाब है, यह जो पानी में लड़ जाने की खुददारी है, आप इसे गलत मत समझिए। आप सौभाग्यशाली हैं। हम जिन महानगरों में रहते हैं वहां यह दम तोड़ चुकी है। समझौता हाथी एक दिन में नहीं करता। दक्षिण में जो हाथी बंधता है वो बहुत पतली सी चेन से बंध जाता है। और महावत से पूछिए कि चेन से क्यों बंधा हुआ है, आप कभी पूछना, इतनी सी चेन से बंधा रहता है। हमने महावत से पूछा कि ये तोड़ क्यों नहीं देगा हाथी इसको, उसने कहा नहीं तोड़ेगा। हमने पूछा क्यों, बोले जब ये छोटा था तो इसी चेन से बंधा गया था और इसने बहुत कोशिश की थी, उस समय तोड़ नहीं पाया। अब चेन इसके पैर में नहीं पड़ी हुई है, मस्तिष्क में पड़ी हुई है कि टूटेगी नहीं। तालियां अगली बात पर बताना। ये लाइब्रेरी दिमाग में पड़ी हुई इस चेन को खोलकर ज्ञान के अभयारण्य में आपको भेजने का साधन है, ये उसका प्रतीक शास्त्र है। देखो, महाभारत के युद्ध में दो योद्धा हैं। सौरभ अब सब ठीक हो गया, जिनको जाना था वो गए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था लास्ट में बोलने के अलावा। और इनमें दो तरह के लोग हैं, एक तो वो जो मुझे सुनने आए थे और दूसरे वो जो दूसरे की मोटरसाइकिल पे बैठ के आए हैं। और जिस तरह से ताली बजी है उससे लग रहा है दूसरे वाले ज्यादा है, तो इसलिए तुम भी आराम से सुनो, आप कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, दो प्रकार के लोग आपको मिलेंगे, मुझे भी मिले, आपको भी मिलेंगे। मैं भी एक गांव से आया हुआ लड़का हूं, एक मास्टर जी का लड़का हूं। 90 गज के मकान में 3 कमरे, 2 टीन शेड, 5 भाई बहन, 2 चाचा, 1 बुआ, और फिर भी कुछ लोग आ गए और आनंद के साथ जिए। उसी सत्संग में ये सब प्रकार की चीजें निकली। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ उस समय रथ संचालक होना बहुत बड़ी बात होती थी। रथ को चलाने के लिए कोई अर्धरथी नहीं बैठता था, महारथी बैठता था। और विश्व में रथ चलाने वाले, चलते हुए युद्ध में से रथ निकाल कर ले जाने वाले 2 महारथी थे जो बहुत प्रसिद्ध थे। एक थे योगेश्वर कृष्ण और एक थे मद्र देश के राजा शल्य। और दुर्योग से संयोग से दोनों पांडवों की तरफ थे। कृष्ण तो अर्जुन के रथ पर बैठे हुए ही थे और शल्य माद्री के भाई थे, नकुल और सहदेव के सगे मामा थे। तो यह तय था कि वो इधर की तरफ से लड़ेंगे। दुर्योधन को एक रथ चालक चाहिए था जो कर्ण के रथ पर बैठ सके अगर अर्जुन को मारना है। दुर्योधन ने योजना पूर्वक मद्र देश से हस्तिनापुर आने वाले, कुरुक्षेत्र आने वाले मार्ग पर कुरु सैनिक खड़े किए और कहा जहां शल्य दिखें वहीं दंडवत प्रणाम करना और कहना महाराज आइए। उनका भोजन करवाना, पूरी सेना का आदर पूर्वक लेकर जाना। रास्ते भर दुर्योधन का अन्न खाते हुए शल्य आए। जब कुरुक्षेत्र पहुंचे तो कहा कि मेरे भांजों का शिविर किधर है, मैं युधिष्ठिर के पास जाना चाहता हूं। तो दुर्योधन ने कहा मामा ये तो गलत बात है, मैं भी आपका भांजा हूं, ये भी आपके भांजे हैं, और रास्ते भर आप तो सेवा मेरी लेते आए हैं, उधर कैसे जाएंगे? अन्न तो मेरे श्रम जल का खाया है। अब मामा के सामने संकट हो गया। मामा ने कहा मैं तो उधर जाना चाहता था बेटा, पर तू भी भांजा है तो इधर से ही। उनका नाम याद रखना, उनका नाम क्या है? शल्य। शल्य क्रिया, काट चीर करने वाला, शूल निकालने वाला,
शल्य कहलाता है शूल, अंदर चुभा हुआ कांटा, वो कांटा है रथ चालक के रूप में। और जब दूसरी तरफ है कृष्ण, यानी कि खींच लेने वाला, दलदल में फंसे हुए हो तो पहिया निकाल लेने वाला। कर्ण के रथ पर शल्य बैठे हुए हैं, अर्जुन के रथ पर कृष्ण बैठे हुए हैं। कर्ण प्रतिपल शल्य को हतोत्साहित करते हैं, तू क्या लड़ेगा, तू तो सूत पुत्र है, इस लड़के के सामने क्या लड़ेगा, अपना मुंह देख, कहां अर्जुन कहां तू, रथ चला रहे हैं उसका, लेकिन उसको हतोत्साहित कर रहे हैं। एक कृष्ण है जो हतोत्साही लड़के को खड़ा करके 700 श्लोक सुनाकर कह रहे हैं क्या डरता है, हतोवा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। क्या डरता है, खड़ा हो मार। अगली बात पर जो बच्चे सहमत हो वो पिछले 4 घंटे की मेरी थकान दूर करना अपनी तालियों के शोर से। अगली बात सुन लो, जीवन के रथ पर बैठाते समय ध्यान रखो, अगर ऐसा कोई शल्य बैठा है जो तुम्हें प्रतिपल हतोत्साहित करता है कि तुझसे कैसे हो जाएगा, तुम कैसे कर लोगे, इस गांव में कैसे बना लोगे, पैसा कहां से लाओगे, चलाओगे कहां से, वो कितना भी बड़ा राजा हो उसे अभी रथ से उतारो। और कोई कितना भी बड़ा ग्वाला हो, अगर आपका मित्र कहता हो कोई बात नहीं बेटा तू कर सकता है, तो उस कृष्ण को अपने रथ पर बिठा लो तो महाभारत जीतो। हम बहुधा अपने जीवन में अपने रथ पर शल्यों को बिठा लेते हैं, जो 24 घंटे आपसे कहते हैं अरे तुझसे कैसे हो जाएगा, तू कैसे कर लेगा, अरे भैया बहुत मुश्किल है, अरे भैया। ऐसे लोग आपको प्रतिपल युद्ध में पहिया फंस जाने पर मैं क्या करूं ऐसा ज्ञान नहीं देते। तो युद्ध में चुनते समय कृष्ण को बिठाओ। सबने सौरभ की बहुत प्रशंसा की है, मैं भी प्रशंसा करूंगा तो ऐसे लगेगा कि हम अपने ही घर की बड़ाई बार बार कर रहे हैं। आप उसका कार्य जानते हैं, उन दोनों दंपत्ति का आपने योगदान देखा, माता पिता का आशीर्वाद देखा। मैं यहां जो बच्चे बैठे हैं मैं उनसे एक बार फिर कहता हूं और वो स्वीकार करें तो मुझे बताना, ईश्वर के संयोग से, प्रकृति की कृपा से जो माता पिता इस मंच पर मौजूद हैं उनके आशीर्वाद से तुम्हारे रथ पर सौरभ के रूप में कृष्ण बैठ गया है। अब इस महाभारत को जीतना तुम्हारा काम। अब अगर यह महाभारत तुमने नहीं जीता तो इसमें तुम्हारे अर्जुन होने की शंका है कि तुम अर्जुन ठीक से नहीं थे। सौरभ कहते हैं खुशबू को, हमारे एक शायर है उनका एक शेर है कि खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर, खुशबू को फैलने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ये जो खुशबू है सौरभ की, ये 100 गांवों तक जाए कि 1000 गांवों तक जाए। और यकीन मानिए कल मैं जब आया था होटल तो मैंने आते ही पूछा कि विकास आ गए क्या, जाकिर आ गए क्या, सब लोग आ गए क्या, तो पता चला कि विकास आ गए हैं। तो मैंने विकास जी को फोन किया। मुझे माफ करिए मैं विकास बोल रहा हूं क्योंकि वो मुझसे आयु में छोटे हैं और भारत में एक परंपरा है कि आप कितने भी तुच्छ हो, अगर कोई आदमी माता पिता के ठीक नियोजन से आपके बाद पैदा हो तो आप उसको सिंगुलर बोलते हैं, ऐसा कुछ है। तो मैं उसी अधिकार से बोल रहा हूं। बाकी विद्वान आदमी मुझसे ज्यादा हैं, वो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज्यादा लोक श्रुत हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ हो, तो उन्होंने कहा भाई जी मैं तो निकल गया। मैंने कहा कहाँ चले गए, बोले मैं सौरभ के गांव जा रहा हूँ खाना खाने। तो मैंने सौरभ को फोन किया कि भाई मैं भी आ गया हूँ, एक ही आदमी का बनवाया है कि मैं भी आ जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं दादा आ जाओ, सबका बनवाया। और हम लोग यहाँ रात को 12 बजे तक बैठे रहे। अब मैं 8 घंटे गाड़ी में बैठ के आया दिल्ली से, 12 बजे तक हम यहां बैठे रहे, महफिल जमी रही। गिरिजा इनको पहली बार मिला, मैं केवल अभिनेत्री समझता था लेकिन ये विदुषी हैं, इनकी बड़ी गति है वांग्मय में। और मराठी लोग तो वैसे भी बहुत ही सांस्कृतिक रूप से जागृत होते हैं, तो इनसे भी मिला पहली बार, बड़ी स्फूर्ति लगी। हमारे परिवार की एक बहू और बड़ी ही लोकप्रिय वो दोनों बच्चे हैं श्रद्धा, वो भी यहाँ आई हुई थी, वो बैठी हुई थी, हम सब लोग बात कर रहे थे। होटल पहुंचे तो 4 बजे तक जाकिर, मैं और विकास भाई मेरे कमरे में बैठे रहे। उसके बाद नींद नहीं आई, तो मैं 1 मिनट भी नहीं सोया हूं, 1 सेकंड भी नहीं सोया हूं। और बात ये नहीं है इस बात पर ताली कि मैं 1 मिनट नहीं सोया हूं, मैं सोया नहीं और मैंने 4 घंटे भाषण सुने फिर भी नहीं सोया। मैं दोनों में जागृत रहा। तो मैं जितनी देर बोलूंगा तुमको ताली इसलिए बजानी है। अर्जुन नहीं लड़ रहा था, अर्जुन बोला मैं नहीं लड़ूंगा, और अर्जुन बुद्धिजीवियों जैसी भाषा बोलने लगा, प्रज्ञावादिंश भाषिषा। बुद्धिजीवी समझते हो आप, दिल्ली में पूरा एक विश्वविद्यालय है उन लोगों का,
ये वहीं पढ़ा है, गुंजन भी वहीं पढ़ी है। वो भयंकर बुद्धिजीवी लोग हैं, उन्हें पृथ्वी पर कुछ भी होने में शंका है, मतलब कुछ भी है उन्हें शंका है, उनके पास प्रश्न है, सवाल है। तो बुद्धिजीवी जैसी भाषा बोलता था अर्जुन, माना नहीं। तो मेरे एक गुरुजी थे मेरठ में, तो मैंने उनसे कहा गुरुजी अर्जुन लड़ा क्यों? बड़े मजाकी आदमी थे तिवारी जी। मुझसे बोले बच्चा कुछ नहीं, अर्जुन लड़ नहीं रहा था। मई के दिनों में महाभारत हुआ था, हरियाणा में 50 डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी पड़ रही थी। कृष्ण जी ने उसे बीच मैदान में खड़ा करा और संस्कृत के उसे 700 श्लोक सुनाए और फिर बोले कि लाला लड़े कि और सुनाऊं? बोला गुरुजी मैं लड़के मर जाऊंगा पर श्लोक नहीं सुनूंगा। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम ताली बजाओ कि 2 वक्ता और मौजूद हैं पीछे बैठे हुए, बताओ। तो बड़ा अद्भुत लाइब्रेरी खुली और मैंने सचमुच अपने जीवन में लाइब्रेरी नहीं देखी। कल शाम से लेके आज तक मैं खुश भी हूं और थोड़ा अंदर से कुंठित भी हूं, मैं ग्लानि से भी भरा हुआ हूं। मेरा यह अहमन्य आत्मबोध है कि मैं निजी सामर्थ्य में सौरभ से बड़ा हूं। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा लोग जुटा सकता हूं, मुझे लगता है मैं ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकता हूं, मुझे लगता है मैं ज्यादा पैसे दे सकता हूं। और मैंने इस बीच बैठ के बार बार सोचा कि मैंने अपने गांव के लिए क्या किया। जो गांव मेरे किस्से सुनाता है वो हर एक से कहता है, कोई भी मिलता है कहां के हो? बोले जी पिलखवे के हैं। कहां है पिलखवा? अरे बोले जहां के कुमार विश्वास है। तो जो गांव अपनी पहचान को मुझसे आजकल कहता है, मैंने उस गांव की पहचान के लिए क्या करा? तो आज के इस कार्यक्रम का महत्व इस बात में तो है ही क्या लाइब्रेरी खुली, इस बात का भी महत्व है कि मुझ जैसे व्यक्ति ने ग्लानि से भरकर मंच पर बैठे बैठे यह स्वीकार किया और यह संकल्प लिया कि ऐसा ही काम मैं अपने गांव में अब जाकर करूंगा। क्योंकि मेरा शास्त्र कहता है बालादपि सुभाषितम। महाकवि कालिदास कहते हैं बालादपि सुभाषितम, बालक भी सुभाषित कह सकता है। तो मेरे तो छोटे भाई जैसा है, बिल्कुल मेरे हृदय का हिस्सा है। उसने मुझे बिना कहे संकेत दे दिया है कि दादा ये इतने इतने लाख लेना और ये चार्टर से जाना, हेलीकॉप्टर जाना, सब हवा में रह जाएगा। असली काम ये है जो मैंने करके दिखाया है। कहा नहीं है लेकिन ये दिख गया है। मुझे पता नहीं मंच पर जो लोग थे उन्होंने कितना लिया नहीं लिया। कल से मैं इस थॉट प्रोसेस में हूं, कुछ कुछ काम करता हूं अपने नगर के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने संप्रदाय जो कवियों का है उसके लिए। लेकिन फिर एक मन में ग्लानि रह गई कि ये वाला काम नहीं हुआ। तो मुझे ये तो पता नहीं कि वो पुस्तकालय होगा, कि वो एक कम्युनिटी सेंटर होगा, कि कवियों की कोई शाला होगी। लेकिन मैंने तय किया कि मैं भी एक काम अपने खुद को संतुष्ट करने के लिए, कि अगर सौरभ ने किया है तो मुझे भी करना चाहिए। मैं उसको इस प्रेरणा के लिए आशीर्वाद देता हूं कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उसने केवल आप ही को पुस्तकालय नहीं दिया, हम जैसे लाखों लोग जो देश में अपने स्वत्व के अहंकार में फूले हुए घूम रहे हैं, उन सबको यह सूचित किया है, प्रेरित किया है कि इस यश का उपयोग करिए, लोक कल्याण के लिए उपयोग करिए। देखिए, भगवान राम के वंश में 2 राजा हुए हैं बाबूजी। आज मैं कल बाबूजी से मिला, सौरभ के पिताजी से, तो किसी ने कहा ये सौरभ के पिताजी हैं। तो मैं बड़ा भावुक हो गया। तो मैं क्या कहता, लोग क्या कहते हैं, पिताजी के सामने तारीफ करने लगे। तो मैंने उन्हें रामचरितमानस की एक पंक्ति सुनाई, धन्य जन्म जगती तल तासु, पितई प्रमोद सुनई जस जासु। जब भगवान राम ने रावण को मारा, रावण हे राम कहकर गिरा और अंतरिक्ष में देवता प्रकट हुए, तो दशरथ भी तहीं अवसर आए। उसी अवसर पर दशरथ भी आए और दशरथ जी की आंख में आंसू आ गए। तो देवताओं ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं, आपके बेटे का इतना यश फैल रहा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं, इतने इतने बड़े बड़े देवता आए हैं, स्वयं कैलाश उपस्थित हुए हैं, सब देवता यहां पर है, तो आप क्यों इतने परेशान हैं? तो दशरथ जी ने एक बात कही। दशरथ जी ने कहा कि धन्य जन्म जगती तल तासु, इस पृथ्वी पर उस पिता का जन्म धन्य है जो अपने पुत्र का यश प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के मुंह से सुने। तो आज सौरभ के लिए बड़ा दिन नहीं है, गुंजन के लिए बड़ा दिन नहीं है। 15 वर्ष से अपनी सालगिरह मना रहे हैं, अनंत वर्षों तक मनाएंगे। अगली बात जो कह रहा हूं वो चारों पूज्य चरण मंच पर मौजूद हैं। आज बड़ा दिन उन माता पिता का है जिन्होंने गुंजन में और सौरभ में यह संस्कार भरा कि लोक मंगल ही सच्चा सुख है। उनके माध्यम से आज ये ज्ञापित हुआ। आप लोग जो काम आज आपने किया है
वो जंगल में मंगल जैसा था। मैं वर्षों बाद किसी गांव में आया, वर्षों बाद इतने समय कहीं रहा और वर्षों बाद इतना आनंदित हुआ। वर्षों बाद मैंने पंगत में बैठ के खाना खाया, वर्षों बाद मैंने सन्नाटे के करीब पहुंचा हुआ वो रायता पिया, बिना ये सोचे समझे कि गला खराब होगा, परसों प्रोग्राम है कि नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा, वो डाइटिशियन के संकेत कि ये मत खाओ ये वो मत खाओ, उसके बिना रात से हम लोग जिस तरह से खा रहे हैं पी रहे हैं हा हा ही कर रहे हैं। जो व्यस्त लोग थे जिनको और व्यस्तताएं थी वो भी बहुत अच्छे लोग हैं, वो चले गए क्योंकि मेरे पास तो यही था, मुझे कह दिया गया था कि अंत में आप बोलोगे भाई साहब, तो मैं समझ गया था कि दादा इसी काम आएंगे आज के अंत में काम आएंगे। वैसे भी आपको पता है कि अंतिम समय में तो ब्राह्मण का बेटा ही काम आता है, मैं ही काम आने वाला था। तो आपने जो ये संकल्प लिया इसकी सार्थकता यही है। एक मैं निवेदन और करूं आप पूरे गांव वालों से, दिल्ली से आके बार बार, नोएडा से आके बार बार, ये सौरभ का और गुंजन का काम नहीं है। आप देखो, हमारे माता पिता को भी ये समस्या है, हम 5 भाई बहन हैं और मेरे माता पिता को ये समस्या है कि वो हमारे पास नोएडा रहना नहीं चाहते। 88 वर्ष के हो गए हैं, बार बार गांव भागते हैं। संस्कृत के हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, जाति के ब्राह्मण हैं, संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, छोटा सा शहर है वो, 50-60 हजार की आबादी का, 4 पीढ़ी पढ़ाई है उन्होंने। तो अभी पीछे एक दिन घर आए हुए थे, फिर चले गए। तो मेरा एक मित्र आया, राजनीति में काम करता है, अच्छे पद पर है, बड़ा नेता है। उसने मुझसे पूछा बाबूजी चले गए क्या? मैंने कहा बाबूजी क्यों नहीं रुकते, कुछ ऐसा इंतजाम करो जो बाबूजी रुके। मैंने कहा बाबूजी को रोकने के लिए 200 आदमी लगेंगे। बोले ऐसे कैसे 200? मैंने कहा 100 सुबह पैर छू के जाए, गुरुजी प्रणाम, गुरुजी प्रणाम, पंडित जी पाए लागू, और 200 शाम को रुके तो बाबूजी रुके। यहां तो हम ही हैं जो सुबह और शाम प्रणाम कर लेते हैं उन्हें आके। अब आपने हमें पढ़ाया क्यों? आपने मुझे तैयार क्यों किया? आप ना पे पढ़ाते लिखाते, आप गांव में रखते, मैं भी खेती चलाता। जो बहिश्त का बाग है, स्वर्ग का बाग, वहां से शायर को भेज दिया अल्लाह ने कि नीचे जा पृथ्वी पर, और जब उसकी उम्र आ गई तो अल्लाह ने कहा, ईश्वर ने कहा कि वापस आ। तो चकबस्त कह रहा है कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्मे सफर किया था क्यों? तूने मुझे स्वर्ग के बाग से पृथ्वी पर भेजा था क्यों? कारे जहां दराज है, अब मेरा काम पूरी दुनिया में फैला हुआ है, अब मेरा इंतजार कर। तो मैया आप यहां बैठी हो, आपने 10वीं क्लास में लड़का क्यों उरई भेजा था? और 10वीं के बाद आपने बीए में क्यों दिल्ली भेजा था? क्यों जेएनयू पढ़ाया था? आपने इसलिए पढ़ाया था कि ये पढ़ लिख कर अपने वितान खोल सके। तो ये बड़े पंख हुए हैं, ये पिंजड़े में फड़फड़ाने के लिए नहीं हुए, ये आकाश नापने के लिए हुए हैं, ये येल यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए हुए हैं, ये ऑक्सफोर्ड जाने के लिए हुए हैं। हाँ, ये जो पिंजड़ा यहां था अशिक्षा का, ये जो पिंजड़ा यहां था साधनों की न्यूनता का, ये जो पिंजड़ा यहां था गांव की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का, ईर्ष्या का, एक दूसरे से वैमनस्य का, इस पिंजड़े को इन यशस्वी बालकों ने तोड़ दिया है, अपनी क्षमता से तोड़ दिया है। अब कितना आकाश छूना है, यहीं फड़फड़ाते रह जाना है प्रधानी के चुनाव में, या किसी दिन किसी इंटरनेशनल फ्लाइट के फर्स्ट क्लास के केबिन में घुसते हुए सौरभ को और गुंजन को देख के दद्दा पाए लगी, तो ये करना है। अच्छा, अरे तू उनका पोता है, ये आपके ऊपर है, और इसके लिए तैयार है एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय और इतने सारे लोगों का आना जाना। मैं अपनी ओर से आपको बधाई के साथ ये आश्वस्ति देता हूं कि व्यस्तताएं कितनी भी हो, मैं वानप्रस्थ के 6 वर्ष इधर आ गया। सन्यास और वानप्रस्थ के बीच में ज्यादा कदम है नहीं, पता नहीं है किस दिन किधर निकलना है। अभी फंसा हूं फेर में, माया खींचती है, पैसा खींचता है, यश खींचता है, संबंधों की मृदुता खींचती है, लेकिन धीरे धीरे एक एक लंगर काट रहा हूं मेहनत से। जब तक काटूंगा तब तक तो फकीरी आएगी ही, लेकिन आज भी मैं इसकी घोषणा करता हूं कि चाहे एक दिन इस मंच पर बोलना पड़े, चाहे 3 दिन अपने अपने राम करना पड़े, जब आप लोग ये टेंट लगा लेंगे और जिस दिन सौरभ बोल देगा मैं यहां आया करूंगा, लगातार आपके बीच बैठूंगा। राइटर रेजिडेंसी में अगर कवि नहीं रहेगा, अगर साहित्यकार 3 दिन नहीं रुकेगा, तो गांव के, अभी हम यहां से बोले, यहां से दरवाजा बंद है, 25 पुलिस वाले खड़े हुए हैं, इधर सीआरपीएफ वाले खड़े हुए हैं, लार्जर देन लाइफ लोग बैठे हुए हैं। ये वो हते जे आमद है ना, वो यूट्यूब पे आप
देहते हैं विकास जी, यही तो बात चल रही है। बच्चे को लग रहा है ये कुछ अलग चीज है, गुरु हम नहीं हो सकते। ये कैलाश जी और नोबेल पुरस्कार विजेता, ये हम नहीं हो सकते। ये कुमार विश्वास, और नहीं हम। जिस दिन वो आपकी गली में घूमेगा, जिस दिन वो राइटर रेजिडेंसी में नीचे उतर के पीछे गैया के साथ आप जब सानी कर रहे होगे, आपके साथ खड़ा होकर पानी पिला रहा होगा, उस दिन आपके मन की ये शंका टूट जाएगी और आपको पता चलेगा कि आप जैसा ही सामान्य आदमी है, थोड़ी किताबों से यारी हुई थी तो इतनी दूर दिखाई दे रहा है, वरना आदमी तो वैसा ही है जैसे आप थे। और वो तभी होगा कि जब सभी प्रकार के लोग एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए यहां आए, 3 दिन के लिए आए, यहीं रुके, आप लोगों से बात करें, बच्चों से मिले, क्योंकि कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल, कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। मुझको मंच पर खड़े खड़े 38 वर्ष हो गए। 1988 में 2 सितंबर के दिन मैं पहली बार स्टेज पर कविता पढ़ने चढ़ा। 2 सितंबर को मुझे 38 साल हो जाएंगे। शुरू में मेहनत जब की तो जो उत्साह मिलना चाहिए था अपने वरिष्ठों का, वो मिला नहीं। उसके अनेक कारण रहे, उनकी निजी असुरक्षाएं भी रही होंगी, मेरी अभद्रता भी रही होंगी, मैं अभद्र भी बहुत था, अब भी हूं, पर अब थोड़ा हूं, काफी रिफाइंड हो गया हूं, थोड़ा सा रह गया हूं। जिन मित्रों के सत्संग के कारण था वो छूट गए हैं, वो अपने काम में लग गए, मैं अब ठीक ठाक आदमी हूं। तब तो बहुत ज्यादा था, बहुत प्रतिक्रिया थी अंदर से, गरीबी की प्रतिक्रिया थी, कमतरी का बोध था, खुद को रेखांकित करने की जल्दबाजी थी, उस चक्कर में तो बड़ा दबा रहा। तो मैंने कोशिश की पिछले 5 सालों में कि वर्ष भर में 2 बार पूरे देश के छोटे छोटे गांवों कस्बों में कविता लिखने वाले बच्चे बच्चियों को चिन्हित करो। हम हर साल 100-150 बच्चे बच्चियों को चिन्हित करते हैं, उनमें से 20 को सेलेक्ट करते हैं और फिर उनको हवाई जहाज का किराया देकर बुलाते हैं। 7 दिन किसी 5 सितारा होटल में, किसी अच्छे रिजॉर्ट में मैं उनके साथ रहता हूं। सुबह से शाम तक उन्हें कविता सिखाते हैं, उनका छंद ठीक करते हैं, खड़ा होना सिखाते हैं, उनको अपने साथ कवि सम्मेलन में ले जाते हैं। और ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरी हुई विकास जी। हमारे नोएडा में एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम करने वाला एक बच्चा, जो 12,000 रुपए की नौकरी करता था, 12 घंटे की नौकरी थी, और दिवाली के दिन, रक्षाबंधन के दिन 14 घंटे की नौकरी हो जाती थी। जाति से मंडल, बिहार का रहने वाला, उसका वीडियो आया, उसको तैयार किया। आज की तिथि में वो 30-40 हजार रुपए एक कवि सम्मेलन के लेता है और 5-6 कवि सम्मेलन महीने में है, पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है अपनी, और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो कोशिश है कि अपनी फ्रेटर्निटी के लोग आ सकें। चूंकि सौरभ पत्रकारिता में है और पत्रकारिता में भी उन्होंने एक नया वितान खोला है। जब आपको दोनों पक्ष के कट्टर लोग गाली देने लगे तो आप समझ लीजिए आप सही दिशा में हैं। सौरभ को इधर वाले भी गाली देते हैं और उधर वाले भी गाली देते हैं, जो कट्टर हैं, क्योंकि एक भी खबर ऐसी चलती है तो वो कोसते हैं, इसका मतलब आप सही रास्ते पे हैं। और ऐसे समय में पत्रकार ऐसा ढूंढना जो किसी खूंटे से ना बंधा हो। हमारे नोएडा में हालत यह है कि एक अविवाहित पत्रकार का रिश्ता होना था, तो लड़की वालों को बताया कि ये लड़का पत्रकार है। तो लड़के के बाप ने पूछा, भाई साहब कौन सी पार्टी का? अब बताइए आप, ये दुखद है लेकिन क्या करिएगा। तो पत्रकारिता में चूंकि तुम्हारी वैज्ञानिक सत्यता सिद्ध हो गई इस देश में, और जब मैं ये देश कहता हूं तो 150 करोड़ लोग, हमसे लोग कहते हैं ना कि क्या मिला साहब कविता करके, क्या मिला इंजीनियरिंग छोड़ के। अरे भैया ये 48 लाख के देश है न्यूजीलैंड। कितने का देश है न्यूजीलैंड? 60 लाख का केवल। इतने तो मेरे इंस्टाग्राम पे हैं। एक देश तो हम चला रहे हैं, कनाडा, कितने का? 3.5 करोड़ का। इतने तो हम वार्षिक करते हैं, एक साल में 3.5 करोड़ तो हम पैदा कर दे। एक कनाडा तो हम हर साल बना रहे हैं। ये हमारी ताकत है, इतनी सारी जनता, और इस जनता में स्वयं को रेखांकित करना, चाहे वो एक सामाजिक आंदोलनकर्ता के रूप में हो जो कैलाश भैया ने किया, विश्व पटल पर हमें आदर दिलाया, चाहे एक गुरु के रूप में गूगल के समय में अपने आप को एक गुरु के रूप में स्थापित कर लेने वाले विकास भाई हों, चाहे सौरभ ने जो काम किया, ये बड़ा काम है, ये बड़ा चमत्कार है। तो मैं आशा करता हूं कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी यहाँ के बच्चों को तैयार किया जाए। यहाँ के जो बच्चे 12वीं कर रहे हैं, जो बेटियां पढ़ रही हैं यहाँ की, चाहे वो स्थानीय आंचलिक पत्रकारिता करें। मैंने बुंदेली में अभी कुछ चैनल देखे और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, यहाँ बच्चे खड़े होंगे। पिछले 2 दिन से मैं
चमारी गांव के आसपास और यहां के बच्चों के YouTube देख रहा हूं। जिस तरह की रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं उतना बड़े बड़े चैनल वाले नहीं कर पाते। यहां खड़े होके क्या इंतजाम है, कौन कौन आने वाला है, क्या क्या तैयारी हो गई है, सौरभ के गांव में घूमते हुए के वीडियो। अच्छा, वो एल्गोरिदम है कि एक दो को देख लो तो वैसे ही आने लगते हैं, तो वो वैसे ही आ रहे थे। उनमें वो स्पार्क है कि वो कर सकते हैं, वो बुंदेली भाषा में कर सकते हैं, और बुंदेली में तो आज तक भी खुल सकता है। उसका नाम बदलना पड़ेगा, झट्टई झट्टई चैनल। अबहाल हुआ और अबहाल हो गई बात। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इतनी देर से प्रतीक्षा में बैठे थे, अवसर नहीं है और मुझे कहा भी नहीं गया है, लेकिन आप जितने लंबे भाषणों और दीर्घकालिक प्रवचनों से दुखी हुए हैं, आप और दुखी हो जाएंगे अगर मैं आपको कविता सुना के ना चाहूं। मैं जानता हूं ये प्रक्रिया में नहीं थी, कविता सुनानी भी नहीं थी, लेकिन मैं सुना देता हूं। कठोर कविता है। देश के सारे चैनल इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। इस समय लाखों लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। पिछले 3 दिन से पूरे देश में इसकी चर्चा है। इस कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश में चर्चा है। बुंदेलखंड के जितने नेता यहां आए हैं, अलग अलग पार्टियों के, ये बड़े भारी मन से सौरभ को बधाई दे रहे थे। इनके अंदर एक धुकधुकी चल रही थी कि ऐसा तो न हो अब की बार कोई और सरकार, इनको लग रहा था। और विशेष रूप से जो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, ये अप्रत्याशित निर्णयों के लिए तैयार ही रहते हैं कि पता नहीं कौन अध्यक्ष बन जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बन जाएगा, कौन क्या हो जाएगा। लेकिन मैं ये गारंटी दे सकता हूं, पिछला वाला जो मेरा मित्र था उसके बारे में मैं गारंटी नहीं दे पाया, चूक गया, माफी चाहता हूं। इस बार दे सकता हूं कि सौरभ राजनीति में नहीं आएगा। उसको अपने जीवन का उद्देश्य पता है, उसको अपनी डेस्टिनी पता है, उसको अपना मार्ग पता है, और वो चंद्रगुप्त बनने की बजाय युग का चाणक्य बनना पसंद करेगा, जहां सैकड़ों चंद्रगुप्त पैदा किए जा सकें, उन्हें तैयार किया जा सके। एक कविता सुना देता हूं, थोड़ी कठिन सी कविता है, लेकिन मेरा सदा मानना है कि अच्छी बात को वही लोग स्वीकार करते हैं जो असली देसी घी खाते हैं। आप सब लोग डिब्बे का तो खाते नहीं है, सब यहीं का देसी घी खाते हैं, तो आप समझेंगे। वर्तमान परिदृश्य भी इसमें गूंजेगा और एक शाश्वत परिदृश्य भी गूंजेगा। सुनिएगा कि तम शाश्वत है, रात अमर है। इसमें विरोधाभासी बात आएंगी, जहां जहां अच्छी लगे आप वहां कर दीजिएगा, ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद बिना पेमेंट के कविता सुना रहा हूं, तो मुझे क्षमा चाहूं। कि तम शाश्वत है, रात अमर है, गिरवी पड़े उजाले बोले। तम शाश्वत है, रात अमर है, गिरवी पड़े उजाले बोले। सूरज को युग धर्म सिखाते, अंधियारों के पाले बोले। चीर हरण पर मौन साधते, प्रखर मुखों के ताले बोले। बधिरों के हित लिखो युग ऋचा, वाणी के रखवाले बोले। अब 2 पंक्ति आ रही है, स्वागत करना। कहा समस्या से निदान ने, कहा समस्या से निदान ने, हल ना होना ही हल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। अच्छा सुन रहे हैं, लेकिन मेरे शब्द तमाचे की तरह इस व्यवस्था पर पड़े, चाहे किसी की सरकार हो, तो 70 साल के सताए हुए लोगों एक एक पंक्ति पर अपना आशीर्वाद देना। कि संविधान से सत्ता बोली, संविधान से सत्ता बोली, हुक्म उदूली जारी है। कहा न्याय से निर्दोषों ने, सच कहना बीमारी है। कहा न्याय से निर्दोषों ने, सच कहना बीमारी है। खेतों से पटवारी बोला, आप लोग समझेंगे गांव के लोगों। खेतों से पटवारी बोला, श्रम पर स्याही भारी है। खेतों से पटवारी बोला, श्रम पर स्याही भारी है। घुटी चीख से पीड़ा बोली, कंठ बहुत आभारी है। सरपणियां मणियों से बोली, सरपणियां
मणियों से बोली, बाहर बड़ा हलाहल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। थोड़े खामोश हो गए आप, शायद इस बात पर आज जागें। साहस बढ़ाइए कवि का, कवि सत्य बोल सके। कि खेतों से कॉलोनी बोली। बताना मुझे, ये हमारी गिरिजा जी बंबई से आई हैं, इनके यहां खबर छपती है बंबई के बाहरी इलाकों में तेंदुआ देखा गया। क्या मूर्खतापूर्ण खबर है। अरे तेंदुआ के इलाके में बाहरी बंबई देखी गई। हम इतने लालची हैं कि पशु का इलाका खा गए। वो तो अपनी जगह घूम रहा था। अब जो पंक्ति पढ़ रहा हूं वो महानगरीय विस्तार की दुष्प्रवृत्ति के खिलाफ है। कि खेतों से कॉलोनी बोली, जागिए, खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। और ये पंक्ति जिनको समझ में आ जाएगी वो 3 दिन तक हंसेंगे। मंच के लोग तो समझ ही जाएंगे। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। पतंजलि से कहा योग ने, च्यवनप्राश ही आसन है। खेतों से कॉलोनी बोली, हर कब्जा अनुशासन है। पतंजलि से कहा योग ने, च्यवनप्राश ही आसन है। विदुर नीति विदुरों से बोली, समझिए, विदुर नीति विदुरों से बोली। विदुर नीति विदुरों, हर राज्यसभा में एक विदुर का होना आवश्यक है, ताकि समय का तेज अगर कृष्ण के रूप में चमके तो सब बेहोश हो जाए, एक आदमी तो जागे, किसी की तो आंख खुले। ये लाइब्रेरी आपको विदुर बनाने का काम कर रही है। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। ब्रजेश चले गए वरना मैं उन्हें सुनाता ये लाइन। अगली लाइन सुनना कि विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। और जागो तो इस पर अपना गुस्सा प्रकट करना। विदुर नीति विदुरों से बोली, परम सत्य इंद्रासन है। मतदाता से कहा भूख ने, लोकतंत्र ही राशन है। मतदाता से कहा भूख ने, लोकतंत्र ही राशन है। एक लाइन कल संसद में घटित होने वाली है, इसलिए राज्यसभा के उपाध्यक्ष जी चले गए। अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, पंक्ति सुनिएगा। लोकतंत्र ही राशन है। संसद की लाचारी बोली, संसद की लाचारी बोली, चुप्पी चीखों का हल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। मुश्किल गीत था, लेकिन आपने सिद्ध किया कि माल अच्छा हो तो ग्राहक खेत में भी मिल जाते हैं आप जैसे। आखिरी बंद सुनिए और विदा दीजिएगा कि धर्मराज से तृष्णा बोली। पानी पीने के लिए गए धर्मराज, सारे भाई बेहोश हो गए। जल तब पिलाऊंगा तब पहले सवालों का जवाब दोगे। सवालों से बचने की कोशिश मत कीजिए। जो समाज, संस्कृति और देश सवालों से बचता है वो या तो जड़ हो जाता है या मृत हो जाता है। ये देश इसीलिए जीवित है कि यहां प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। रामचरितमानस प्रश्नोत्तरी है। हमारी पार्वती पूछ रही हैं, गिरिजा पूछ रही है शंकर से कि किसकी पूजा करते हो, शंकर बता रहे हैं। हमारी श्रीमद् भागवत गीता प्रश्नोत्तरी है। एक शिष्य पूछ रहा है कि गुरुदेव मैं क्या करूं, तो गुरुदेव बता रहे हैं कि तू ये कर। हमारे उपनिषद प्रश्नोत्तरी हैं। अब ये पंक्ति सुनिए कि धर्मराज से तृष्णा बोली, यक्ष प्रश्न टाले जाएं। और अगली पंक्ति जो मैंने जी है, जो मुझे जानते हैं, चाहे लल्लन टॉप के माध्यम से इंटरव्यू देखे हो, चाहे आपकी अदालत, चाहे कपिल के, कहीं भी जो देखे हो, वो समझ जाएं तो मुझे बताना। बहुत निजी बात कह रहा हूं कि धर्मराज से तृष्णा बोली, यक्ष प्रश्न टाले जाएं। आस्तीन ने किया निवेदन, कुछ विषधर पाले जाएं। आस्तीन ने किया निवेदन,
कुछ विषधर पाले जाएं, घाट घेरते पंडे बोले, घाट घेरते पंडे बोले, सागर तक ना ले जाएं। और एक पंक्ति जो आज भी शिक्षा के सम्मुख यक्ष प्रश्न की तरह खड़ी है। मैं तथाकथित रूप से सवर्ण जाति से आता हूं, लेकिन इसको कहने का साहस भी मैं ही कर सकता था, इसलिए कह रहा हूं। जाति के चश्मे से ऊपर उठकर सुनना कि घाट घेरते पंडे बोले, सागर तक ना ले जाएं। एकलव्य से गुरुकुल बोले, कटे अंगूठे ले जाएं। एकलव्य से गुरुकुल बोले, कटे अंगूठे ले जाएं। अंतिम पंक्ति इस गीत की और ध्रुव पंक्ति जो आपको अच्छी लग सकती है, आप सबके हाथ उठेंगे तो अच्छा लगेगा। एकलव्य से गुरुकुल बोले, कटे अंगूठे ले जाएं। प्रश्न वही प्रासंगिक है, प्रश्न वही प्रासंगिक है, जो हल होकर भी बेहल है। प्रतिध्वनियां ध्वनियों से बोली, शांत रहो कोलाहल है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।